कल हमारा पॉइंट क्या था? कल हमने ये पढ़ा था कि सबसे मुख्य बात कि यहाँ कंपनी शासन, मतलब भारत में कंपनी व्यापार करने आई। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन लोग। कल का थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स देख लेंगे, फिर इसके आगे शुरू करते हैं। अब मेरी बात को समझना, कंपनी आई भारत में व्यापार करने। ठीक है, कंपनी आई भारत में क्या करने बच्चों? व्यापार करने। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? व्यापार के द्वारा हम पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, इसके द्वारा उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया, फिर अन्य कुछ प्रांतों पर भी उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में आपके यहाँ ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन का सम्राट जागा कि भाई कंपनी तो भारत पर शासन कर रही है। तो उन्होंने क्या किया? कंपनी के इसी शासन व्यवस्था को संवैधानिक रूप में, कह सकते हैं लिखित रूप में कानून बनाकर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसने क्या दे दी? मान्यता दे दी। मेरी बात को समझना, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली बात क्या थी? बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और इन गवर्नर जनरल के अधीन 4 सदस्यीय परिषद कर दी। सॉरी, पार्षद लिख देंगे मैंने, परिषद। 4 सदस्यीय परिषद इसके नियंत्रण में थी। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 कलकत्ता में, फोर्ट विलियम, ठीक है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। तीसरी बात हमने एक और क्या पढ़ी थी? मुख्यतः क्या बात थी? कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। ये 3 मुख्य बातें हैं किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ त्रुटियां थी। उन त्रुटियों को सुधारने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, इन त्रुटियों को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हमने किसकी चर्चा की थी? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें सिंपल सी बात क्या की थी? इसमें हमने ये कहा था कि कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। हमने क्या पढ़ा था? कंपनी 2 काम कर रही है, कंपनी व्यापारिक काम करती है, कंपनी राजनीतिक काम करती है। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया। व्यापारिक काम तो देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और कल एक बात चल रही थी ना मैडम, बोर्ड है या कोर्ट है, तो उसमें थोड़ा सा जो मैंने होमवर्क किया है उस होमवर्क में ये पता चला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, और राजनीति में अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। ये तो होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। व्यापारिक काम कौन देखेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक विशेष काम देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहली बात क्या? काम को अलग अलग कर दिया, द्वैत शासन शुरू कर दिया। व्यापारिक काम का नियंत्रण डायरेक्टर्स के हाथ में होगा और राजनीतिक जो कार्य है वो किसके होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में होगा। ये इतनी बात यहां तक हुई। इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी थी, और वो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जो आपका गवर्नर है, गवर्नर की जो परिषद है उसके सदस्य कम करके कितने कर दिए थे? 3। देखो यहां कितने थे? 4। गवर्नर के पास कितने सदस्य परिषद में? 4। यहां कितने बच्चों? 3। ठीक है, ये दो बातें मुख्यतः ध्यान रखनी है पिट्स इंडिया एक्ट में। अब पिट्स इंडिया एक्ट ध्यान से सुनना, पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार करने के लिए, किसमें? इसमें सुधार करने के लिए 1789 में फिर अधिनियम लाया गया और इसमें 2 सुधार मुख्यतः किए गए। पहला सुधार क्या था बच्चों? पहला सुधार क्या था? पहला सुधार था कि आपका जो गवर्नर जो है वो परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता है। पहला क्या था? जो परिषद निर्णय लेते हैं उन परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता है कौन? गवर्नर। और दूसरी बात, गवर्नर को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। गवर्नर को प्रधान सेनापति की
शक्तियां दी गई। ये कल हमने यहां तक पढ़ा था, हाँ या ना? आज हमने बहुत फटाफट रिवाइज कर लिया, ठीक है ना? अच्छा 69 बोल दिया गया, 1786 है, ठीक है, 1786, ठीक है, 1786 है। सुधार आया था किसका? पिट्स का। तो बच्चों ये पता होना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट का सुधार कब आया? 81 में। और पिट्स इंडिया एक्ट का सुधार कब आया? 86 में। हमने यहां तक देखा था कल की क्लास में, यहां तक पढ़ा था। अब आगे देखो, यहां तक बात हुई, अब आगे बात तो ध्यान से सुनना। आप लोग एक गौर करना एक बात को, मैं अभी तुम्हें एक बात गौर करवाती हूं, ध्यान से सुनना उस बात को। आपके यहां चार्टर अधिनियम आते हैं ना, चार्टर अधिनियम नाम सुना है ना सबने? चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम जो है वो सबसे पहला लाया गया था आपका 1773। फिर जो दूसरा आया है, वो आप देखोगे 20 साल बाद आया है। आज चर्चा करेंगे इसकी, 1793। फिर जो तीसरा आया है वो कब आया है? 1813। चौथा चार्टर 33 और पांचवा 1853। खास बात समझना, खास बात क्या समझनी है? ये चारों, ये पांचों चार्टर है। अब आप एक चीज गौर करना इसमें बच्चों, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 20 वर्ष। ये एक बहुत बड़ी खास बात है। 73 रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद आपके 93 में फिर चार्टर अधिनियम आया, फिर 20 साल बाद फिर आया। मतलब कंपनी को क्या कर रहे हैं, कंपनी का जो कार्यकाल, कंपनी का जो व्यापार है वो भारत में कितने समय तक करेगी? 20-20 साल से क्या हो रहा है? रिन्यू हो रहा है, ठीक है ना? 20 साल फिर बढ़ा दिया, 20 साल फिर बढ़ा दिया। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? देखो बच्चों, महत्वपूर्ण सारे ही हैं, देखा जाए तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, हाँ ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, इतना कह सकते हो। चलो आगे चर्चा करते हैं। आज हमें ये चारों पढ़ने हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? केवल एक ही चार्टर पढ़ा था। आज हम ये चारों चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। इन चार्टर अधिनियम में क्या लिखा है क्या नहीं है, इसको शॉर्ट में समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो चार्टर था 1773 के बाद, 73 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आया आपका 1793। 1793 वाले अधिनियम में क्या था? देखो 1793 वाले अधिनियम में कुछ ज्यादा विशेष नहीं था, कुछ भी इतना विशेष नहीं था। सबसे पहली बात तो ये थी कि आपके यहां जो नियंत्रण मंडल है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारतीय राजस्व में से वेतन दिया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात क्या समझनी है कि आपके यहां जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, आपके यहां जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो उनको पैसा दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो पैसा दिया जाएगा, ठीक है, जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा कहां से जाएगा बच्चों? भारत के राजस्व से जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये कह दी कि बंगाल गवर्नर जनरल, ध्यान से सुनना, बंगाल गवर्नर जनरल जो है वह मद्रास व बंबई का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, हस्तक्षेप करना, आप ये कह सकते हैं, पर्यवेक्षण करने का अधिकार। और तीसरी बात क्या है? कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष और बढ़ाया गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आया ना। अब 1793 वाला ये जो एक्ट आया, ये चार्टर एक्ट के द्वारा आया, चार्टर अधिनियम के नाम से आया, ठीक है। ये किसके नाम से आया? चार्टर अधिनियम के नाम से आया, जिसमें सबसे पहली बात तो कही, आपके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहां से जाएगा? कहां से जाएगा बोलो? भारतीय राजस्व से जाएगा। दूसरी बात, ये जो मद्रास और बंबई जो काम करेगी, उस काम का पर्यवेक्षण कौन कर सकता है? बंगाल गवर्नर जनरल। अगली बात क्या है? कंपनी का कार्यकाल जो है वो 20 वर्ष और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? चार्टर अधिनियम है। इसे आप किस नाम से जानते हो? चार्टर अधिनियम। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में इतना पॉइंट ऑफ मतलब इतना बारीक और इतनी सिंपल चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है।
अब मेरी बात को समझना, अगला जो अधिनियम पढ़ेंगे वो अब आगे वाले सारे इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगला जो चार्टर अधिनियम है वो कब आया बच्चों? 20 साल कब होंगे? 1813, 1813 चार्टर अधिनियम। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, चार्टर अधिनियम ये क्या कहता है? सबसे पहली बात इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष बढ़ाया गया। मतलब इस चार्टर ने कहा कि 20 साल और बढ़ेंगे, मतलब अगला जो चार्टर आएगा वो कब आएगा? 1833 में आएगा, ठीक है ना, 1833 में आएगा। तो पहली बात 20 वर्ष बढ़ाया गया। अगली बात समझना, देखो हुआ क्या, इस समय आपके यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या कह सकते हैं जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसे पता था कि इस दौरान जो है वो एक धार्मिक आंदोलन या कह सकते हैं धर्म विशेष को लेकर लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो उन्होंने इसी धर्म की बात को ध्यान में रखते हुए, देखो धर्म की बात को ध्यान में रखते हुए ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का अधिकार दिया, धर्म प्रचार की अनुमति दी। मेरे पॉइंट को समझे? ये एग्जाम में आ सकता है, ये प्रश्न आराम से आ सकता है कि ईसाई मिशनरियों, जो ईसाई हैं, उन्हें अपने धर्म के प्रचार की अनुमति किस चार्टर में दी गई? किस चार्टर में दी गई? कौन सा है? 1813, ठीक है। तीसरी बात, अब जो तीसरी बात है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी खास बात ध्यान से सुनना। इससे पहले, मतलब इस चार्टर अधिनियम से पहले आपके यहां केवल और केवल ब्रिटेन की कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार था। केवल किसको था? केवल और केवल किसको था? कंपनी को ही था, मतलब ब्रिटेन के किसी अन्य व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को नहीं था। जो कंपनी के व्यक्ति थे केवल उन्हें ही कंपनी के नियम कायदों के अंदर रहते हुए व्यापार करने का एकाधिकार था। क्या किया? मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब अन्य ब्रिटिश जन भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खास बात है बच्चों, ये एक बहुत बड़ी खास बात है। क्या कि हमारे यहां पहले क्या था? कंपनी के ही व्यापार का एकाधिकार था, ठीक है, कंपनी के ही व्यापार का एकाधिकार था, कंपनी के व्यापार का एकाधिकार था, जो कि कर दिया खत्म। कि भाई कंपनी नहीं, अब अगर कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है, कोई अन्य देश का या मान लो ब्रिटेन का ही कोई व्यक्ति आता है, उसे भी व्यापार करने की पूरी आजादी है, क्योंकि ये आपका औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था, यूं मान के चलो, ठीक है। तो अन्य ब्रिटिश जन भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। बात क्या है? बात यह है कि चीन तथा चाय का एकाधिकार बना रहा। ये एक बहुत बड़ी खास बात है, ये एक बहुत बड़ी खास बात है। एग्जाम में प्रश्न देखना कैसे तैयार होगा। व्यापार का एकाधिकार किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? व्यापार का एकाधिकार किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 1813। प्रश्न मैं ये पूछ लूं कि बताओ कौन से व्यापार का एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया? कौन से व्यापार का एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया? तो ध्यान से सुनना, चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी विशेष को था कि भारत के माल को चीन में ले जाना या भारत के जो माल लिया है उसे ब्रिटेन में तैयार करो फिर उसे लाकर बेचना। तो चीन के साथ व्यापार केवल कंपनी का अधिकार, और भारत में जो चाय उत्पादन है उसका भी जो व्यापार है वो केवल और केवल कंपनी के अधिकार में रहेगा, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति को एकाधिकार नहीं दिया गया। मेरे पॉइंट को यहां तक समझे। चीन और चाय, देखो दोनों ही चय से जुड़े हुए, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। चीन और चाय का एकाधिकार बना हुआ था। पॉइंट यहां तक क्लियर? चीन और चाय जो थी उनका एकाधिकार बना हुआ था, ठीक है। अब चौथी बात ध्यान से सुनना, ये तो बड़ी खास बात है।
इसमें यह कहा कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात क्या कही, भारतीयों को मतलब जो इंडियंस जो है उनकी शिक्षा के ऊपर ब्रिटेन, मतलब एक तरह से ब्रिटेन ही कंपनी यूं मान के चलो, कंपनी जो हमारा शोषण कर रही है, ठीक है, कंपनी जो है वो हमारी मतलब भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्चा करेगी। ये कितनी अच्छी बात है ना, ठीक है। केवल दिखावा था भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, बाकी ऐसा वास्तविक रूप में नहीं था। आप सबको पता है इस चीज का, ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर। भारतीय शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख का खर्चा करेगी। चलो अगली बात ध्यान से सुनना। अगली बात क्या है? अगली बात मैं ये कह रही हूं कि बंबई और मद्रास सरकार के द्वारा बनाई गई विधि तभी लागू होगी जब उस विधि पर ब्रिटेन संसद की अनुमति होगी। ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। क्या है? आपको ये पता है बंगाल गवर्नर जनरल के पास तो पूरा अधिकार है ही है, ठीक है। उसमें एक बात और जोड़ दी, और उसी में एक बात जोड़कर क्या कह दी कि बंबई और मद्रास, इसमें कलकत्ता भी आप जोड़ सकते हो। बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास और कलकत्ता भी ले लो। बंबई, मद्रास, कलकत्ता सरकार जो विधि बनाती है, उस विधि पर ब्रिटेन की संसद अगर अनुमति देगी तो ही विधि लागू होगी, अगर अनुमति नहीं देगी तो विधि लागू नहीं होगी। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? अगली बात समझना, ये छठा इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। ये छठा इसका लास्ट पॉइंट है। ये कंप्लीट होने के बाद में अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर मुझे एक बार बता देना, ठीक है। अब देखो, इसमें सिंपल सी एक बात कही कि ब्रिटेन के सम्राट, देखो आप एक बात गौर करोगे कि धीरे धीरे क्या कर रही है ब्रिटेन की संसद, कंपनी के ऊपर अपना अधिकार जमा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब वो कंपनी को तो भारत से निकाल फेंकेगी और खुद अपना शासन कर लेगी। ये धीरे धीरे काम हो रहे हैं सारे। देखो अब क्या किया सम्राट या कह सकते हैं सम्राट की अनुमति या स्वीकृति पर कंपनी गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की नियुक्ति करेगी। अब ये एक बड़ी खास बात है। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी खास बात है, ठीक है ना। खास बात इसमें क्या है बच्चों? इसमें खास बात यह है कि आपके यहाँ कोई भी गवर्नर बनाए कंपनी, किसी को भी गवर्नर जनरल बनाए, किसी को भी गवर्नर जनरल बनाए, किसी को भी सेनापति बनाए कंपनी, परंतु पूछे किससे? ब्रिटेन के सम्राट से। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अधिनियम, आपका जो चार्टर अधिनियम 1813 जो है, इसमें यही 6 बातें बड़ी विशेष तौर पर हैं जिनसे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है और बच्चा फिर भी गलती करता है। मैं कहती हूं अधिनियम जो है वो सबसे आसान है। अधिनियम क्या है बच्चों? सबसे आसान है, उंगलियों पर याद करवा दूंगी, इतनी मेरी टेंशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान से सुननी है? क्या हुआ? 1813 में अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, तो पहला प्रश्न यहां से बन सकता है, दूसरा यहां से बन सकता है, तीसरा मुख्यतः यहां से इतनी संभावना नहीं होती है, ठीक है। और चौथा अगर प्रश्न पूछेगा तो वो यहां से बन सकता है। अगर बाकी को पढ़ाए तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न 1813। पहला काम ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात, ईसाई धर्म की बात 1813 करता है। दूसरी बात, व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त हो गया। चीन और चाइना को छोड़कर व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है। व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। अगली बात
भारत की शिक्षा में पहली बार भारत की शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी है, पहली बार भारत में। ठीक है, भारत की शिक्षा पर। अगली बात क्या है, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता की सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो ब्रिटेन की संसद से पूछेगी। ठीक है ना। दूसरी बात, ब्रिटेन सम्राट की अनुमति पर कंपनी गवर्नर या गवर्नर जनरल या प्रधान सेनापति किसी की भी नियुक्ति कर सकती है। अनुमति किसकी चाहिए? सम्राट की। अब मुझे ये बताओ, इन 6 पॉइंट्स में कोई डिफरेंस या 6 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो बता सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट का था ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी का मतलब क्या होता है बच्चों? ईसाई मिशनरी का मतलब जो समझो, ईसाई धर्म। ईसाई मिशनरी का मतलब क्या हुआ? ईसाई धर्म। ठीक है ना। ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति देता है। ईसाई जो है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं भारत में। भारत में ईसाइयों को धर्म के प्रचार करने की अनुमति दी गई। हाँ ना में फटाफट रिप्लाई करो मुझे। लगभग यूं मान के चलो कि 250 के आसपास बच्चे लाइव हो, मुझे फटाफट सबका रिस्पॉन्स चाहिए। बता दिया योगीराज मैंने, ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी भारत में। ठीक है, डन। अरे प्रेम कौन से एरिया पे करेगी? लिखा है ना मैंने बच्चा, देखो शिक्षा पे करेगी। किस पे करेगी? शिक्षा पे करेगी। डन। देखो ये आपका 1813 का अधिनियम हो गया। अब पढ़ेंगे 1833, 20 साल बाद। अब अधिनियम कौन सा पढ़ेंगे? 20 साल बाद का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस 13 की जगह मैं क्या कर लूं? 33 कर लूं, बस 20 साल हो जाएंगे ना। क्या हो गए? 20 साल हो गए। पहली बात वही जो मैंने पहले बताई थी, 20 वर्ष का समय बढ़ाया गया। 20 वर्ष का फिर टाइम बढ़ा दिया। क्या किया? 20 साल फिर आगे बढ़ा दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है वो ये है, बंगाल गवर्नर को, ध्यान से सुनना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। हाँ या ना? बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? भारत शासन प्रणाली केंद्रीय, भारतीय शासन प्रणाली का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो पहले तो क्या कहा भाई, ये मुंबई, ये आपका मद्रास और ये आपका बंगाल। देखो कितने अंग्रेज कितने होशियार, इन्होंने पहले तो इसको बड़ा बनाया कि भाई बंगाल वाले को बड़ा बना दो और ये दोनों इसके अधीन रहेंगे। ठीक है, कोई और भी अन्य जो क्षेत्र है, फिर क्या किया? धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा किया और धीरे धीरे जैसे ही काफी सारे, लगभग पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे ही लगभग भारत पे कब्जा हो गया तो उन्होंने क्या किया? इसी बंगाल वाले को सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया और सबसे ऊंचा दर्जा देकर इसे अब क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मेरी बात को यहां तक क्लियर समझे या नहीं समझे? सबसे पहली बात, क्योंकि बच्चा एग्जाम में यही प्रश्न आता है, बच्चा एग्जाम में इसी चीज को फोकस करो। गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया? मेरे प्रश्न का जवाब देना। बच्चा यही कंफ्यूज होता है। हिस्ट्री में भी ये चीजें जो है वो एकदम यूं मान के चलो हमेशा डाउटफुल रहती है बच्चों को। गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कब बनाया? 1773 में बनाया। ठीक है, अब बात देखना, बंगाल गवर्नर जनरल को, क्योंकि अब ये बड़ा है, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया? 1833 में बनाया। ठीक है, गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया 1773 में
और बंगाल गवर्नर जनरल को, देखो ये नॉर्मल गवर्नर थे, गवर्नर से इसे बनाया बंगाल गवर्नर जनरल, और फिर बंगाल गवर्नर जनरल से फिर क्या बनाया, भारत गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आगे देखना, हालांकि आगे पढ़ेंगे। भारत गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को बनाया वायसराय, भारत का बनाया वायसराय 1858 में। देखना, अब गवर्नर जनरल को बनाया वायसराय 1858 में, और उसके बाद में सीधा आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना है। ठीक है, क्या ये डाउट क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो मैं बताऊं, आपके छोटे मोटे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, गारंटी आप गलत नहीं करोगे, गारंटी के साथ कह सकती हूं। अगर ये चीजें दिमाग में क्लियर हो गई ना, तो हिस्ट्री का जो मॉडर्न वाला पार्ट है ना, वो समझने में बहुत आसानी होगी तुम लोगों को। जब भी आप आंदोलन वगैरह पढ़ोगे ना, आपके 1857 की क्रांति है, आपके जो मुगल है, ठीक है ना, उनको जो पढ़ोगे ना, तो ये डाउट बहुत रहता है। गवर्नर को बनाया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को बनाया भारत गवर्नर जनरल, और भारत गवर्नर जनरल को बनाया वायसराय। ठीक है ना? अब देखो, सारे बता दूंगी, निश्चिंत रहो। पहला कौन गवर्नर जनरल था, पहला कौन बंगाल गवर्नर जनरल था, पहला कौन भारत गवर्नर जनरल था, पहला कौन वायसराय था, ये क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगी, निश्चिंत रहो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यहां सबका डाउट क्लियर हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को उन्होंने बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। इससे क्या हुआ, भारत की जो शासन प्रणाली है वह केंद्रीकृत हो गई, एक हाथों में आ गई। क्या हो गई? केंद्रीकृत हो गई और एक हाथों में आ गई। अब बात को समझना। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि व्यापार का एकाधिकार तो पहले ही समाप्त कर दिया था ना, व्यापार का एकाधिकार तो पहले ही समाप्त कर दिया। ठीक है ना, व्यापार का एकाधिकार पहले ही समाप्त कर दिया, परंतु इस बार चीन व चाय का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। पहले अपन ने चीन और चाइना को छोड़ दिया था ना, सॉरी, चीन और चाय को छोड़ दिया था ना। ठीक है, तो व्यापार एकाधिकार में चीन और चाय का व्यापार एकाधिकार भी हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब चीन के साथ भी कोई भी व्यापार करो और चाय के व्यापार भी कोई भी कर सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने पहले पढ़ा था एकाधिकार चाय और चीनी को छोड़कर, सॉरी, चीन और चाय को छोड़कर, चीन और चाय को छोड़कर अब जो है वो पूरी तरह से संपूर्ण रूप में व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। अगर एग्जाम में प्रश्न आए, सबसे पहले व्यापार में एकाधिकार समाप्त किसने किया? 1813 ने। किसने किया? 1813 ने। फिर एग्जाम में प्रश्न आ जाए, भारत में पूर्ण तरह से व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया 1833। 1833। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब आगे देखो, चौथी बात आपको क्या पता होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 1833 से पूर्व जो बने नियम है, 1833 से कोई भी पहले नियम बने होंगे, कोई भी, उन नियमों को कहोगे नियामक। उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या कहा जाएगा? नियामक। ठीक है, नियामक कानून। उन्हें क्या कहा जाएगा? नियामक कानून। और अगर 1833 के पश्चात, मतलब 1833 के बाद जो भी बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? अधिनियम। बात को ध्यान से सुनना, 1833 से पहले अगर कोई नियम बने तो नियामक कानून कहलाएंगे वो। इसीलिए तो 1773 वाले को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, नियामक कानून भी कहते हैं। अगर कभी किसी बच्चे ने पढ़ा हो, गौर से पढ़ा हो, तो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं और नियामक कानून भी कहते हैं। परंतु 1773 के बाद जो भी कानून बने उन्हें क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। बात यहां तक क्लियर हुई? अब पांचवी बात समझना, पांचवी बात को थोड़ा ज्यादा गौर से समझना, इंपॉर्टेंट है एक बात। क्या? मैंने तुम्हें एक बात पढ़ाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि गवर्नर के पास में 3 सदस्यीय परिषद होती है। गवर्नर के पास क्या होती है बच्चों? 3 सदस्यीय परिषद होती है। गवर्नर की जो परिषद है, आदमी कितने उसमें बच्चों? 3। बताओ 3 आदमी किसने किए थे? फटाफट जवाब दो। गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य किसने किए थे?
जवाब का वेट कर रही हूं मैं। गवर्नर की परिषद में इससे पता चलेगा मैं आपको सही पढ़ा रही हूं या आपको समझ में आ रहा है या याद रख रहे हो या गायब हो रहा है। ठीक है, राहुल चौहान केवल बच्चा नाम है इसका नियामक। नियामक होगा कौन? नियामक वो होगा जो 33 से पहले बने जो नियम है, जो कानून है, उन्हें कहेंगे नियामक। ठीक है ना? बताओ, तीन सदस्य गवर्नर के 3 सदस्य परिषद होगी। अरे पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था ना, पिट्स इंडिया एक्ट, शाबाश, 1784। क्या कहा? 3 होंगे। अब ध्यान से सुनना, 1833 में कहा 3 सदस्य परिषद होंगे प्लस 1 विधि सदस्य होगा, प्लस 1 क्या होगा? विधि सदस्य होगा। 1 क्या होगा? विधि सदस्य होगा। और भारत का सबसे पहला विधि सदस्य, विधि मंत्री, ठीक है ना, सबसे पहले भारत का, मतलब आजाद भारत का नहीं, आजाद भारत में तो अंबेडकर जी आ जाएंगे, आजाद भारत नहीं, हम बात कर रहे हैं भारत में जिस दिन विधि पद बना, जिस दिन विधि का पद बना, उस दिन सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मेकाले। ठीक है, लॉर्ड मेकाले। कौन थे? लॉर्ड मेकाले। तो बात ध्यान से सुनना, गवर्नर के पास 3 सदस्य परिषद थी, 3 सदस्य परिषद थी, प्लस क्या किया? 1 विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को भी जोड़ा गया, जो कि विधि या कानून बनाने में सहायता करेंगे। और मेकाले के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सब होशियार बच्चों आप लोग, लॉर्ड मेकाले। परंतु ध्यान रखना, लॉर्ड मेकाले के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, मतलब विधि पद तो आया परंतु उसे पूर्ण दर्जा नहीं दिया। विधि पद तो आया परंतु पूर्ण दर्जा नहीं दिया। ठीक है, तो 3 सदस्य परिषद होगी प्लस 1 विधि सदस्य होगा। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे मेरी बात को समझना। क्या कहा? छठी बात, ध्यान से सुनना इस बात को। बंबई, मद्रास, बंबई और मद्रास सरकार को विधि कार्यों से वंचित कर दिया गया, विधि कार्यों से वंचित कर दिया गया। खास बात समझना, कितनी बड़ी बात है। आपने पहले पढ़ा था कि विधि कार्य कर सकती है मुंबई और मद्रास। मुंबई और मद्रास क्या करेंगी? विधि कार्य करेंगी। ठीक है, कानून बनाएंगी, परंतु ब्रिटेन की संसद से पूछकर बनाएंगी। कानून बनाएंगी परंतु ब्रिटेन की संसद से पूछकर बनाएंगी। बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां क्या किया मेरे बच्चों? यहां क्या किया? बंबई मद्रास सरकार के पास जो विधि बनाने का अधिकार था, जो विधि बनाने का अधिकार था, उस विधि बनाने के अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया। अब जो कोई भी नियम, कायदे, कानून बनाए जाएंगे वह भारत गवर्नर जनरल के द्वारा ही बनाए जाएंगे। अब जो कोई भी विधि निर्माण होगा, अब जो कोई भी विधि निर्माण होगा वह भारत गवर्नर जनरल के द्वारा ही किए जाएंगे। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? हाँ ना में जवाब दे दो। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगली बात समझना। अगली बात आपको पता होगी और एग्जाम में बड़ी ही खास आती है। 1833 एक्ट के द्वारा 1843 में दास्ता को समाप्त किया गया, दास्ता प्रथा को समाप्त किया गया। ये एक एग्जाम में अच्छा प्रश्न तैयार करता है बच्चा, बहुत अच्छा प्रश्न तैयार करता है। अच्छा प्रश्न क्या साफ आता है आपके यहाँ, दास प्रथा किस चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त की गई, या आपके यहाँ दास प्रथा कब समाप्त हुई। अब मेरी बात को थोड़ा जोर देके समझना। अधिनियम कौन सा है मेरे बच्चों? 1833। दास प्रथा खत्म हुई कौन से अधिनियम द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा, 33 के अधिनियम द्वारा। परंतु दास प्रथा खत्म कब हुई? ठीक है ना, कब हुई? 1843 में। ये ध्यान रखना, पॉइंट यहां तक क्लियर, दोनों समझे। अधिनियम कौन सा है बच्चों? 1833, कंफ्यूज मत होना। और हुआ कब समाप्त? हुआ कब? बिल्कुल 10 साल बाद। बच्चों कई बार लग जाता है समय से, हम कुछ नहीं कह सकते।
ठीक है ना, बिल्कुल 10 साल बाद, तो इसमें घबराने की या झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में यह आ जाएगी दास प्रथा किस अधिनियम के द्वारा, दास प्रथा किस चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त की गई। तो किस चार्टर अधिनियम की बात है, तो जवाब आएगा 1833। जवाब क्या आएगा 1833। एग्जाम में प्रश्न ये आ जाए कि दासता प्रथा कब खत्म की गई, दासता प्रथा जो है या दास प्रथा जो है कब खत्म की गई, 1843। 1843। मेरे पॉइंट को यहां तक समझे, मेरे पॉइंट को यहां तक समझे, हाँ ना में जवाब दो फटाफट, अपन आगे चले। फिर बिंदु अगर यहां तक पॉइंट क्लियर है तो हम आगे चले। इसे रिवाइज करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अभी इसमें मैं कुछ पॉइंट और समझाऊंगी तुम्हें। अभी इसी के अंदर 2 बिंदु हम और समझेंगे, ठीक है। 2 बिंदुओं में से एक बिंदु तो ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल जो भारत का है, भारत गवर्नर जनरल की परिषद के पास राजस्व अधिकार क्या दिया गया, क्या दिया गया, राजस्व अधिकार दिया गया, तथा भारत का बजट भी गवर्नर व उसकी परिषद के द्वारा तैयार किया गया था। मेरी बात यहां तक समझे, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ठीक है ना। मैं कहूंगी सारी इंपॉर्टेंट ही आप जो बता रहे हो, ठीक हो, इस बात को समझे। गवर्नर जनरल की परिषद के पास में हमारे भारत का राजस्व अधिकार आ गया। क्या आ गया, राजस्व मतलब पैसे से संबंधित पूरे भारत में जो कलेक्शन होगा, पूरे भारत का जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन का अधिकार किसके पास आया, भारत गवर्नर जनरल के पास आ गया। और उसी कलेक्शन के आधार पर पूरे भारत के लिए जो बजट बनेगा, वो बजट भी कौन बनाएगा, गवर्नर द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। बजट भी कौन बनाएगा, गवर्नर के द्वारा बनाया जाएगा। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। एक बात और वो ये है कि भारत गवर्नर जनरल को प्रशासनिक व राजनैतिक दायित्व दिए गए, प्रशासनिक व राजनैतिक दायित्व दिए गए। एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, भारत के गवर्नर जनरल को व्यापार संबंधी जो बात है, व्यापार संबंधी जो मुद्दे हैं उनको हटाया गया, ठीक है ना। भारत के गवर्नर जनरल को व्यापार से मुद्दा नहीं होना चाहिए, व्यापार का काम ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, व्यापार का काम कौन देखेगी, कंपनी देखेगी। परंतु भारत में जो शासन कर रहा है, या भारत की जो शासन प्रणाली है, भारत की जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली को कौन देखेगा, भारत का गवर्नर जनरल स्वयं देखेगा, ठीक है। प्रशासनिक और राजनीतिक जो दायित्व है वो स्वयं देखेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको रिवीजन करवा दूं, क्योंकि मुझे अभी एक पॉइंट और समझाना है। आपके सिविल सेवाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहां काम में आएगा। सिविल सेवाओं में मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिविल सेवाओं में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति या सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता की आयोजन की सबसे पहली बात किसने कही थी, 1833 में। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंपनी में रोजगार, कंपनी में पद, कंपनी के कार्यालय में काम करने के लिए जो सिविल सेवकों, मेरी सिंपली सी बात समझना, हमारे यहाँ प्रशासन को संभालने के लिए जो सिविल सेवक होते हैं, उन सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, जिसमें भारतीय भी भाग लेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। उसे आयोजन या कह सकते हैं उसको शुरू करने की बात हुई। परंतु बात क्या हुई, आपके यहां जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका बड़ा विद्रोह किया और इसके चलते हुए सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता जो योजना हमने बनाई थी 1833 में, वो असफल रही। वो क्या रही, असफल रही। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आप जब यूपीएससी विशेष या सिविल सेवकों का जब भी नाम देखते हो तो भारत में सिविल सेवकों की मतलब सीधी सी बात समझना, भारतीयों का सिविल सेवकों में योगदान, सिविल सेवाओं में योगदान कि सबसे पहली बात किसने कही थी, 1833 चार्टर अधिनियम ने कही थी। मेरी बात में हाँ ना में फटाफट जवाब दो, ठीक है। 1853 में बच्चा अनुमति मिल गई थी सिविल सेवकों की, ये जो बात थी, ठीक है। 1853, इससे अगला जो पढ़ेंगे 53, इस 53वें चार्टर अधिनियम के अंदर क्या हो गया बच्चा, अनुमति मिल गई।
प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। इसके अंदर तो क्या हुई, इसके अंदर केवल बात होकर रह गई, योजना आई, बात होकर रह गई, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहा। क्या सक्सेसफुल नहीं रहा? तो मेरी बात को मैं इसको फिर एक बार इसको समझा देती हूं, फिर उस बात को फिर एक बार दोहरा दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात 33 चार्टर अधिनियम क्या कहता है? भारत का गवर्नर जनरल, क्या कहेगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा, पहली बात। दूसरी बात, पूरी तरह से भारत में पूरी तरह से व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, पूरी तरह से भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, क्या चाय क्या चीनी सारी, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है? अगर 33 से पहले नियम बने तो वो कहलाएंगे नियामक, ठीक है, और 33 के बाद जब बने वो क्या कहलाए? अधिनियम। चौथी बात क्या? एक विधि सदस्य, 3 परिषद के सदस्य होंगे, उनमें से एक विधि सदस्य होगा। क्या होगा? एक विधि सदस्य जोड़ा गया। एक विधि सदस्य जोड़ा गया किसके द्वारा? 33 के द्वारा। लॉर्ड मेकाले पहले थे, ठीक है ना। अगली बात, मुंबई मद्रास सरकार को विधि, ठीक है ना, विधि के कार्यों से वंचित कर दिया, और विधि के जो कार्य होंगे वो किससे करेंगे? भारत का गवर्नर जनरल ही करेगा, ठीक है ना। 1833 अधिनियम के द्वारा 43 में, ठीक है ना, 43 में 43 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। अगली बात, गवर्नर जनरल, अगली बात क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व का अधिकार दिया गया, जिसमें बजट तैयार करने का अधिकार भी भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गया। गवर्नर जनरल को प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व दिए गए। अब अगर बच्चा मुझसे ये पूछो कि मैडम इनमें से जरूरी कौन सा है, तो सबसे पहली बात ये जरूरी, दूसरा ये जरूरी, तीसरा ये जरूरी, चौथा ये जरूरी। मैंने आपको 9 पढ़ाया ना, इन 9 में से, ठीक है ना, इन 9 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 जो है वो गांठ बांध के याद रख लो, ये 4 है। बाकी सब आप सिंपली भी याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर जनरल, व्यापार का एकाधिकार, विधि का पद और दास प्रथा, बस इसको ध्यान रख लेना, इतना पॉइंट ध्यान रख लेना, मेरे लिए सफिशिएंट होगा। अब आपको मैंने एक और बात बताई थी ना, 10वां पॉइंट, 1933 में एक 10वां पॉइंट और बता देती हूं मैं, वो और देख लो। अभी बोला मैंने जैसे कि सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसमें धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव न करके पद, कार्यालय, रोजगार में समानता लाई जाए। सिंपल सी बात, सिंपल सी एक ही भाषा में इस बात को समझो, और वो क्या थी? सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का मतलब, खुली का मतलब होता है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, खुली का मतलब हुआ। इसकी बात तो 33 ने कह दी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इसकी बात तो 1833 ने कह दी, परंतु इसका कड़ा विरोध किया गया आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसका कड़ा विरोध किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसके कारण यह क्या रही? असफल रही, ऐसा संभव नहीं हो पाया। मेरी बात को ध्यान से समझे, ये पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। ये 1833 चार्टर अधिनियम था, 1833 का चार्टर अधिनियम था। चले अगला जो अधिनियम है वो आपका इसी की तरह एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसी की तरह वो भी महत्वपूर्ण है, और उस चार्टर अधिनियम में कुछ ऐसी बातें हैं
जो आपको विशेष तौर पे पता होनी चाहिए। अगला चार्टर अधिनियम, अगला जो चार्टर अधिनियम है उसे कहोगे 1853 का, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब फिर तुम्हें एक बात समझ में आई क्या? यहां फिर तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए, और वो बात ये है कि फिर ये 20 साल बाद आया। ये क्या हुआ? ये फिर 20 साल बाद आया, 53 में आ गया। अब 53 में अधिनियम में आ गया। इसमें ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, अब एक बात को ध्यान से सुनना, इस बार जो है वो ब्रिटेन की सरकार ने ये नहीं कहा, इस बार ब्रिटेन की सरकार ने ये नहीं कहा कि 20 साल और बढ़ाया जाए, 20 साल और बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं कहा। यहां सीधा और साफ एक संदेश था। क्या संदेश था? ब्रिटेन की संसद द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। मतलब जो कंपनी का जो शासन है, पहले तो वो क्या कर रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पिछले जो चार्टर अधिनियम है बच्चों, पहले वाले जो चार्टर अधिनियम है उन अधिनियमों में वो 20-20 साल बढ़ा रही है, दिख रहा था तुम्हें, ठीक है ना, 20-20 साल बढ़ा रही है, दिख रहा था। परंतु इस बार क्या हुआ? परंतु इस बार क्या हुआ? 20 साल की कोई कमिटमेंट नहीं किया ब्रिटेन की सरकार ने, 20 साल का कोई कमिटमेंट नहीं किया। साफ कह दिया कोई 20 साल नहीं बढ़ेगा। जब कभी भी हमें आवश्यकता होगी, हम मतलब हमें अगर लगेगा कि कंपनी जो है वो भारत का प्रशासन नहीं संभाल पा रही है, कंपनी जो है वो भारत का प्रशासन नहीं संभाल पा रही है, तो फिर हम कंपनी का शासन समाप्त कर देंगे। यहां साफ साफ कह दिया। दूसरी बात क्या कही? गवर्नर जनरल के बिल्कुल विधायी व प्रशासनिक कार्य, ध्यान से सुनना, विधायी और प्रशासनिक कार्य क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। मतलब विधायी कार्य अलग होंगे, प्रशासनिक कार्य क्या कर दिए? अलग कर दिए। मेरी बात को ध्यान से समझना। गवर्नर जनरल जो भारत का है, अब जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल के विधायी मतलब कानून बनाने के काम अलग होंगे और प्रशासन संबंधी कार्य अलग होंगे। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना, ये तीसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। क्या हुई? अब देखना, ये जो विधायी काम करेगा, कौन करेगा, कैसे होगा, इसको ध्यान से सुनना। क्या किया ये कि 6 सदस्यीय पार्षद जो कि विधान पार्षद होंगे, जो कि क्या होंगे? विधान पार्षद होंगे, और इनके द्वारा, किनके द्वारा? ये जो 6 सदस्यीय पार्षद हैं, इनके द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाएगा। या ये जो 6 सदस्यीय पार्षद होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही कह रहे हो सोनू, 6 सदस्यीय, ये जो 6 सदस्यीय पार्षद होंगे ना, इन 6 सदस्यीय पार्षदों को क्या कहा जाएगा? विधान परिषद। अब अपने यहां जो विधान परिषद है वैसा नहीं है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी जो विधान परिषद है वैसा कुछ नहीं है। यहां क्या कहा कि ये जो 6 सदस्यीय पार्षद होंगे, 6 सदस्यीय पार्षद होंगे, इन्हें क्या कहा? इन्हें क्या कहेंगे? विधान। इनके द्वारा जो सदन बनेगा उसे हम कहेंगे विधान परिषद। सदन नहीं, मतलब जो संस्था बनेगी, जो संगठन बनेगा वो कहलाएगा विधान परिषद। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 6 सदस्यीय पार्षद जो कि विधान पार्षद होंगे, क्या होंगे? विधान पार्षद होंगे, और इनके द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि एक तरह से छोटी संसद होगी। क्या होगी बच्चों? छोटी संसद होगी, जिसकी कार्य प्रक्रिया ब्रिटेन के संसद की तरह होगी। ब्रिटेन की संसद की तरह होगी। मैंने ये नहीं कहा कि जगह होगी, दोनों में अंतर है। जगह का मतलब हो गया कि ब्रिटेन की संसद काम नहीं करेगी। मैंने क्या कहा? एक तरह से ये जो विधान परिषद है ना, ये जो छोटी सी विधान परिषद है, क्योंकि देखो जो दिक्कत आ रही थी, एक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ का प्रशासन,
भारत का जो प्रशासन है, भारत में जो व्यवस्था है, भारत में जो कानून है, वो वही व्यक्ति बना सकता है जो भारत में रहता है, भारत को जानता है, भारत को समझता है। ब्रिटेन में बैठी जो संसद के लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग तो कभी भारत आए ही नहीं, वो भारत के लिए नियम कायदे कानून कैसे बना सकते हैं? तो बोले क्या किया जाए? तो बोले एक काम करो, भारत के अंदर ही एक ऐसी विधायी, भारत के अंदर ही एक ऐसी विधायी इकाई का निर्माण करो जो भारत के लिए कानून बनाएगी। हालांकि वो कानून संसद से अप्रूव होगा, ब्रिटेन की संसद से पूछेंगे, परंतु हमारे यहां विधायी काम करने के लिए अलग से इकाई होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उस इकाई का नाम रखा विधान परिषद। इसीलिए उस इकाई का नाम रखा विधान परिषद, जिसे क्या कहा गया बच्चों? जिसे क्या कहा गया? जिसे छोटी संसद कहा गया। ठीक है ना, बिल्कुल। ओम सिंह जी अभी आते हैं, हम 6 कौन होंगे? निश्चिंत रहो। कौन होंगे? जिसे क्या कहा? छोटी संसद कहा गया। और जिसकी जो प्रक्रिया थी वो ब्रिटेन की संसद की जो प्रक्रिया है उसी प्रकार होगी। ठीक है ना? ठीक है, अब आगे देखो। चौथी बात क्या है? चौथी बात विशेष में आप सबको यह पता होना चाहिए कि ये जो विधान परिषद है, ठीक है ना, इस विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया। और प्रारंभ कैसे किया? 6 में से 4, 6 में से कितने? 6 में से 4 जो है, 6 में से 4 जो है 4 सदस्य, 6 में से 4 सदस्य बंगाल, बिहार, मद्रास, आगरा की प्रांतीय सरकार द्वारा चुने जाएंगे। अब समझ में आया भाई? 6 में से यूं मान के चलो 4 का निर्धारण कर दिया, 6 में से 4 का निर्धारण कर दिया और 4 के लिए कहा कि बंगाल, बिहार, मद्रास और आगरा, बंगाल, बिहार, मद्रास और आगरा, इनके अंदर जो प्रांतीय सरकार है, बंगाल में, बिहार में, मद्रास में और आगरा में, इन चारों में जो प्रांतीय सरकार है, ठीक है ना, इन चारों में जो प्रांतीय सरकार है, उन प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुने गए, मतलब चुनाव होगा, ध्यान से रखना, चुनाव होगा। ठीक है, इनके द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो 4 सदस्य जो होंगे वो किस में होंगे? विधान परिषद में होंगे। मेरी बात यहां तक समझे? देखो फिर एक बार ध्यान से सुनना, विधान परिषद का काम क्या था? विधायी कानून बनाने का। ठीक है, विधायी काम करने के लिए विधान परिषद बनाई। विधान परिषद में सदस्य कितने? 6। विधान परिषद में सदस्य कितने? 6। ठीक है ना, सदस्य कितने? 6। और विधान परिषद के 6 में से जो 4 सदस्य होंगे, भाई 2 तो मुख्य देखा जाए तो आपके गवर्नर के द्वारा, ठीक है ना, परंतु उन 6 में से 4 सदस्य होंगे बंगाल, बिहार, मद्रास, आगरा, इनके अंदर जो प्रांतीय सरकार है, इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुने गए 4 प्रतिनिधि विधान परिषद में शामिल होंगे। ये बात यहां तक क्लियर हुई? अब आगे 5वीं बात समझना, क्या कह रहा है? विधि सदस्य को। तो बच्चों मैंने तुम्हें अभी एक बात पढ़ाई थी ना, थोड़ी सी देर पहले, क्या किया था मैंने? थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया था ना कि 3 सदस्य तो क्या होंगे? मेन होंगे परिषद में, गवर्नर के जो 3 आदमी तो खास होंगे, उसी में एक चौथा जोड़ दिया और उसको कर दिया हमने विधि सदस्य। चौथा जोड़ दिया और उसे क्या कहा? विधि सदस्य। ठीक है, विधि सदस्य। तो विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण सदस्य दर्जा मतलब अब जो है वो विधि सदस्य जो है वो वोट भी दे सकता है। अब जो है वो विधि सदस्य क्या कर सकता है बच्चों? वोट भी दे सकता है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? विधि सदस्य जो है वो अब वोट भी दे सकता है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? अब एक और खास बात याद आई मुझे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? मुझे फटाफट जवाब दो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी महेश राज? डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? मैंने पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, मैं देख रही हूं आज तुम्हें कितना याद है। बिल्कुल रामनिवास जी, शाबाश। सबसे पहला जवाब यही आया, 24। कितनी थी? 24। क्या किया? डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी? 24 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। ठीक है ना। डायरेक्टर्स की जो थी, मतलब कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे उसमें 24 तो थे। प्रेम नहीं, प्रेम प्रकाश नहीं, वो तो गवर्नर के थे। गवर्नर की परिषद में 3 + 1 था। मैं बात कर रही हूं कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें 24 सदस्य थे। 24 में से कितने हो गए बच्चों? 18 हो गए। ठीक है ना। 24 में से कितने हो गए? 18 कर दिए, कम कर दिए, घटा दिए। कारण मत पूछना क्यों। ठीक है ना। आवश्यक नहीं लगे 24 आदमी, तो उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दिया आपको? 18 कर दी। चलो ये बात यहां तक क्लियर हुई। एक बात और समझनी है जो इससे भी बड़ी विशेष बात है। जो क्या है? जो इससे भी बड़ी विशेष बात है, और वो विशेष बात यह है कि सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ, ठीक है, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारतीयों को भी भाग लेने की अनुमति थी। ठीक है ना। भारतीय भी सिविल सेवाओं में भाग ले सकते थे। बात को समझना, भारतीय भी सिविल सेवाओं में भाग ले सकते थे। दूसरी बात क्या थी? भारतीयों को सिविल सेवाओं में जोड़ना सही था या गलत था? इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था मेकाले समिति। मेकाले समिति 1854 में बनी थी। 1854 में बनी थी। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये और ये। अब मैं बात करती हूं 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है उसके अंदर, ठीक है ना, 1853 के चार्टर अधिनियम में मैंने जो टिक लगाए ना, ये 4 बातें एकदम गांठ बांध कर याद रखना। 4 बातें क्या करनी? एकदम गांठ बांध कर याद रख लेना, एकदम कंटेस्ट कर लेना। पहली अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये थी कि गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने वाला कौन सा अधिनियम था? क्योंकि बच्चों इससे पहले जो भी अधिनियम आए ना, सभी अधिनियमों ने क्या कहा? राजनीतिक, चाहे मतलब राजनीतिक, विधायी, प्रशासनिक, व्यापारिक, सारे काम गवर्नर के हाथ में, सारे गवर्नर के हाथ में। परंतु इसने क्या किया? देखो, पीट्स इंडिया एक्ट ने कहा कि भाई आपके यहां व्यापारिक और राजनीतिक काम अलग अलग होंगे। फिर आपके यहां इसने क्या कहा? विधायी, मतलब 1853 ने क्या कहा? विधायी और प्रशासनिक कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मेरी बात यहां से ध्यान से समझ में आई? ठीक है ना। अब देखो, गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग करने वाली समिति कौन सी? 1853। अगली बात, विधायी मतलब कानून बनाने के लिए विधान परिषद बनाई, और उस विधान परिषद में 6 पार्षद बनाए। 6 में से 4 जो थे वो बंगाल, बिहार, मद्रास से चुने, आगरा से चुने गए थे। फिर विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया, मतलब वोटिंग अधिकार भी दे दिया। अगली बात क्या है? डायरेक्टर्स की जो संख्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैंने पढ़ाए थे ना कल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। और इसी से अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता को शुभारंभ किया गया। सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारतीय को भी सिविल सेवाओं में भाग लेने का अधिकार दिया, तथा इस सिविल सेवा के लिए
काम करने या सिविल सेवा की परामर्श देने के लिए मेकाले समिति की स्थापना हुई है। सिविल सेवा के लिए मेकाले समिति की स्थापना हुई है 1854 में। आपको यह भी पता होगा, सुना होगा कि इसमें इस सिविल सेवा में आयु रखी गई थी 18 से 23 वर्ष, कि सिविल सेवाओं में केवल जो है वो 18 से 23 वर्ष के बीच के उम्र के ही व्यक्ति भाग लेंगे, जो कि ठीक है ना, जो कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिंदु था। क्यों? क्योंकि भाई पहले क्या था, शिक्षा इतनी ज्यादा थी नहीं। आजकल तो चलो फिर भी लगभग यू मान के चलो, एक एवरेज माने तो 6 साल का बच्चा, घर वाले तो हालांकि प्रेप वगैरह में तो 3-4 साल के बच्चे को भेजने लग जाते हैं, पर हम देखें तो 6 साल का बच्चा सामान्यतः स्कूल जाता है। फिर उसके बाद में वो अपनी जैसे डिग्रियां करता है तो लगभग 17-18 में तो उसकी 12वीं क्लियर होती है, 12th पास होता है, ठीक है। और लड़कों में तो उम्र ज्यादा भी हो जाती है, कई बार वो 20 की एज में भी 12th क्लियर करते हैं, पर देखा जाए तो 17-18 में 12th क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद 3 साल लग जाते हैं उसको ग्रेजुएशन करते करते। 3 साल ग्रेजुएशन करा तो लगभग 21-22 साल तो ऐसे ही हो गई। तो क्या हुआ, इस प्रतियोगिता का ये जब सबसे मतलब इस सिविल सेवा का ये सबसे खतरनाक बिंदु था, आयु जो है वो 18 से 23 के बीच की रखी थी इन्होंने, ठीक है ना। सुनील, तीसरे बिंदु में क्या दिक्कत आई? हाँ, तीसरा बिंदु ये कहता है कि आपके यहाँ विधायी का मतलब हो गया कानून बनाना, ठीक है। कानून बनाने के लिए एक विधान परिषद बनाएंगे। कानून बनाने के लिए क्या बनाएंगे? विधान परिषद बनाएंगे। और उस विधान परिषद में आदमी कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 आदमी होंगे, ठीक है ना। 6 आदमी होंगे और वो आदमी क्या कहलाएंगे? विधान पार्षद। वो 6 व्यक्ति क्या होंगे? विधान पार्षद, ठीक है। और ये जो विधान परिषद है ये एक तरह से छोटी संसद की तरह काम करेगी, ठीक है। इसकी जो कार्य प्रणाली होगी, इसकी जो कार्य प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, कार्य प्रक्रिया होगी ब्रिटेन की संसद की तरह होगी। मैम, सिविल सर्विसेज में भारतीय थे ना? बिल्कुल थे। आपने तो एक व्यक्ति का नाम भी सुना होगा, मेरे दिमाग से हम निकल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? अब दिमाग से निकल गए, मैं कल बताऊंगी। अब दिमाग से निकल गए मेरे व्यक्ति, एक हमारे ही भारतीय व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस थे शायद। कौन थे मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ही थे शायद। उन्होंने सिविल सेवा न की एग्जाम दी, बल्कि सिविल सेवाओं में उन्होंने टॉप भी किया था, पर उन्होंने जॉब नहीं किया था। कभी कल या परसों चर्चा करेंगे इस चीज की, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भारतीय भी थे, ऐसी बात नहीं है, पर जैसे कि नहीं, B.R. अम्बेडकर नहीं सुना, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही थे शायद। मैं कल आपको चेक करके बता दूंगी, इसके पीछे एक अच्छी कहानी भी जुड़ी हुई है जो कि हम कल सुन लेंगे।